नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर 4 है। तो हम लोग अभी तक में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि इतना वास्ट कंट्री है, और इंडिया जैसा कंट्री जो कि उन कंट्री में से नंबर 1 पे है, जो कि परिवार नियोजन बोले तो चाइल्ड्स एंड मदर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जैसे कंट्री में, जहाँ पर कि 1951 में ही ये सिस्टम लागू हुआ था कि हम दो हमारे दो, ये सारा सिस्टम लागू होने के बावजूद भी हमारा कंट्री इतना पीछे है और जनसंख्या ग्रोथ में इतना आगे है। वर्ल्ड का नंबर 2 पे है और बहुत जल्दी ही नंबर 1 पे होने वाला है चाइना के। अभी चाइना के बाद इंडिया का नंबर है, बट इन चाइना कंट्रोल कर चुका है, इंडिया कंट्रोल नहीं कर सका। नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिया वही कंट्री है जहां पर कि इससे रिलेटेड टर्म बोलना भी खतरनाक है, बोलना भी बुरा माना जाता है। उसके बावजूद भी इसी इंडिया में, इसी जिस कल्चर में कि बोलना, ऐसा टर्म को यूज करना ही खतरनाक माना जाता है, कल्चर के अगेंस्ट माना जाता है। तो फिर इसी इंडिया में, इसी इंडियन कल्चर में इतना ज़्यादा अबॉर्शंस, इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज, इतना ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बातें नहीं किया जाता। हमारे क्लास में सिलेबस में है, बट हमारे सिलेबस में होने के बावजूद भी स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाता। बट दिस इज नॉट ओनली द कॉलेज क्लासेस, दिस इज नॉट द ओनली द स्कूल क्लासेस, बट यहाँ पर जो क्लास हो रहा है इसमें हम लोग नीट का भी साथ में तैयारी कर रहे हैं। क्लास 12 का तो हो ही रहा है, साथ में नीट भी है, दोनों कंबाइंड है। तो ये हर चीज से, जितना भी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, A to Z से हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी क्वेश्चंस आता है, और आया हुआ है। अभी तक में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है इससे, इसीलिए हम लोग इसे छोड़ भी नहीं सकते। ऑन द बेसिस ऑफ नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज सोसाइटी, एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया के अनुसार भी हम लोग नहीं छोड़ सकते। सो लेट अस प्रोसीड। तो अभी तक में हम लोग जो डिस्कशन किए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो सेकंड क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे, सेकंड क्लास में हम लोग का क्या था, सेकंड क्लास में हम लोग का डिस्कशन हुआ था। फर्स्ट क्लास में तो जनरल चीज देखे थे कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कितने प्रकार का होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और वगैरह वगैरह। और हमारा कल्चर को थोड़ा सा गाली बके थे, फिर बोले थे कि सुधारने का तरीका कैसे है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब लेक्चर 2 हुआ था, तो लेक्चर 2 में हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड देखे थे। कंट्रासेप्टिव मेथड 2 प्रकार का देखे थे। एक देखे थे हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और दूसरा देखे थे हम लोग सर्जरी मेथड, मतलब परमानेंट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो लेक्चर 2, क्लास नंबर 2 जो हुआ था, उसमें हम लोग हार्मोनल या टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देखे थे। हार्मोनल मेथड में हम लोग का आया हुआ था पिल्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन था, जिसमें कि हम लोग जो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स होता है, जो कि हार्मोन का कंपोजिशन होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से मिलके बना हुआ रहता है, हम लोग उसको देखे थे अलग अलग प्रकार का। और जिसमें नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स था, उसमें हम लोग देखे हुए थे नॉन स्टेरॉयडल में, और उसका एग्जाम्पल था सहेली। उसके बाद हम लोग देखे थे इम्प्लांटेशन स्किन पे, हाथ के नीचे स्किन में उसको फिट कर दिया जाता है कैप्सूल के फॉर्म में, जो कि समय समय पे उससे हार्मोन रिलीज होता है और वो काम करता है, इम्प्लांट कर देते हैं। ये सेकेंड टाइप देखे थे। थर्ड टाइप हम लोग क्या देखे थे कि वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है मेल में, और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। तो सेकंड क्लास में हम लोग थोड़ा सा वैसेक्टोमी के बारे में डिटेल देखे थे, और एक सर्जरी देखे थे कि किस तरीके से होता है। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जब लास्ट क्लास हुआ था, मतलब कल L3 में हम लोग मेन रूप से देखे थे वैसेक्टोमी का डिटेल और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में मेल स्टेरिलाइजेशन को हम लोग वैसेक्टोमी कहेंगे। और लेकिन याद रहे, ये जो सर्जरी मेथड होता है, वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, ये परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इसको कर लेने के बाद फिर से रिवर्सिबिलिटी नहीं होगा। लेकिन जो हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, उसमें रिवर्सिबिलिटी है, टेम्पररी मेथड है। मान लो कि अभी 2-3 साल तक नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए बच्चे, तो कोई बात नहीं, उस मेथड को यूज किए, और उसके बाद जब बाद में हमें चाहिए तो फिर उस चीज को यूज करना बंद कर दिए। फॉर एग्जाम्पल पिल्स को यूज किया और पिल्स को यूज करना बंद कर दिए, तो हो गया, फिर से प्रेगनेंसी होगा, फिर से कंसेप्शन होगा सेकेंड मेथड में। लेकिन अगर हम लोग जो लास्ट क्लास में, मतलब कल जो देखे थे
ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ये परमानेंट मेथड, ये फिर से रिवर्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे कई बार कोशिश किया गया लेकिन इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी का रिवर्सल का। मतलब ये परमानेंट स्टेलाइजेशन एक तरह से मेथड है। सो और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्डोम, मतलब फिजिकल बैरियर के द्वारा हम लोग देखे थे कि फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, बोले तो स्पर्म एंड ओवम का मैचिंग नहीं हो पाता, मीटिंग नहीं हो पाता, जिसके कारण की फर्टिलाइजेशन नहीं और इम्प्लांटेशन नहीं। ये हो गया फिजिकल बैरियर। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हम लोग मेथडोलॉजी का यूज किए थे, तो उतना डिटेल में अगर जानना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3 क्लास हुआ था, 3 लेक्चर हुआ था, बोले तो लगभग 3 घंटा, तो उतना ये 3 मिनट में तो बताना थोड़ा मुश्किल का चीज है। इसीलिए बेटर है कि अगर पहले का क्लास तुम लोग छोड़ चुके हो तो उस क्लास को जल्दी से अटेंड कर लो और क्लास को देख लेना इस क्लास के जस्ट बाद। आज जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का आज का मेन टॉपिक है वो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसको हम लोग IUCDs कहते हैं। और स्टूडेंट्स, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे तुम लोगों को कि अर्बन फीमेल्स में मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? पिल्स। उसके बाद दूसरा जो वर्ल्ड वाइड, इंडिया में उतना नहीं है लेकिन वर्ल्ड वाइड मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो है यूज ऑफ कॉन्डोम। लेकिन इंडिया में जो रूरल एरिया का इंटरसेप्शन मेथड है वो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे। जो तुम लोग यहाँ पर थंबनेल मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, आज का यही टॉपिक है। ओके, तो इससे पहले दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, SLET नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals। और स्टूडेंट्स, तुम लोगों का यहाँ पर जितना भी क्लासेस होता है प्रत्येक का PDF तुम लोगों को इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाता है। दूसरा नंबर टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी मिल जाता है। और थर्ड जो बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर कि तुम्हें ये वीडियो भी मिलेगा प्लस PDF भी मिलेगा और वो स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा, लगातार वो रहेगा, उसके लिए हमारा ई ज्ञान एंड्रॉइड ऐप अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा। ई ज्ञान एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करो, उसमें अपना चैट आएगा, वेलकम इन ई ज्ञान कम्युनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके लिखा हुआ रहेगा, उसमें लिख देना आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो तुमको नीट वाले बैच में, या मान लो अगर नहीं भी करते हो पहले इंस्टॉल कर चुके हो तो नीट वाले बैच में शामिल हो जाओ। तो नीट में तुम लोग एंट्री कर जाओगे, नीट वाले ग्रुप में तुम्हें डाल देंगे, वहां पर ये जितना भी। तो अभी तक में जो आया हुआ है विराज, सोनिया, अरुण थापा, सौरभ देवनाथ एंड तेरिस्ना सैकिया। ओके, और अभी प्रेजेंट कौन कौन है, अपना अपना थोड़ा सा हाथ उठा दो भाई। विराज कुछ देर पहले था, अभी है कि नहीं? सौरभ देवनाथ है, ओके, सौरभ है, तेरिस्ना, अरुण थापा, सोनिया और विराज है क्या? प्रोनीता उपाध्याय, ओके, विराज भी है, प्रोनीता भी है, तो 4 स्टूडेंट है। तो अरुण थापा नहीं है और सोनिया सेत्री नहीं है, ओके। और बाकी जो स्टूडेंट है, अच्छा सौरभ देवनाथ भी है, ओके। तो इसके अलावा शायद अटेंडेंस बना के चला गया भैया। अटेंडेंस बनाने से कुछ ना होई, पढ़ना पड़ेगा सही से। नीट में अटेंडेंस बना दोगे क्या? जाओगे नीट में अटेंडेंस बना के आ जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे क्या? नहीं, अगर नीट पास करना है, डॉक्टर बनना है तो अच्छे तरीके से रेगुलर वे में पढ़ना है डेली। कुछ का तुम लोगों में से कुछ का सोच होगा कि रिकॉर्डिंग देख लेते हैं बाद में सर बोलते भी हो तुम लोग कि रिकॉर्डिंग देख लेते हैं सर। भैया अगर रिकॉर्डिंग होता, रिकॉर्डिंग से काम चल जाता तो लाइव क्लास क्यों चलाते? तुम लोग के लिए स्पेशल लाइव क्लास लाते हैं स्पेशल टाइम में, तो इसीलिए तुम लोगों को लाइव क्लास में अटेंड करना है, ओके सभी को। और वो भी 1 दिन 2 दिन पढ़ने से नहीं होगा, रेगुलर होना पड़ेगा, तभी तो रेगुलर डॉक्टर बन पाओगे अच्छे वाला। यू हैव टू बिकम द वर्ल्ड पॉपुलर, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, ओके। लेट अस मूव। तो हम लोग का जो आज जो बारी है वो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जो कि इंडिया के रूरल एरियाज में ज्यादा पॉपुलर है। तो इसमें क्या क्या है? These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina। इसमें क्या होता है, ये जो देख रहे हो अलग अलग नीचे में डायग्राम बना हुआ है, ये ओरिजिनल भी दिखलाएंगे कुछ देरों में। मतलब ओरिजिनल क्या, तुमको पकड़ के देख लेने में मौका मिलेगा, मेरे पास है नहीं ये, बस तुमको वर्चुअल में मेरे पास भी वर्चुअली और तुम्हें भी वर्चुअली ही दिखलाएंगे, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्स के द्वारा वेजिना से होते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक गन होता है,
मतलब एक स्पेशल डिवाइस होता है, आगे चल के हम दिखलाएंगे तुम्हें किस तरीके से इसको फिट किया जाता है उसमें। ओके, तो इसमें क्या करना है अपने को, दीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या होता है, ये आइडियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। इसमें क्या होता है, अगर दो बच्चे के बीच में गैपिंग चाहिए होता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए होता है, ताकि 3 साल 5 साल का गैपिंग हो दो बच्चे के बीच में, तो इस मेथड को यूज किया जाता है IUCD का। ओके, तो इसमें क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। मोस्ट वाइडली, क्योंकि हमारे कंट्री में ज्यादातर लोग कहाँ रहता है, गांवों में, विलेज में, रूरल एरिया में, बहुत कम लोग अर्बन एरिया में रहता है अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो। और ये कहाँ पर पॉपुलर है ज्यादा, रूरल एरिया में, इसलिए इंडिया में ज्यादातर यूज किया जाता है IUCDs। IUCDs इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विच विद इन द यूट्रस। ये क्या करता है, स्पर्म के लिए फैगोसाइटोसिस क्रिएट कर देता है यूट्रस में। मतलब जब स्पर्म वहां पर जाएगा, एम्पुलरी रीजन तक पे पहुंचना पड़ेगा ना उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, लेकिन ये उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। बीच में फैगोसाइटोसिस सेल है बहुत सारा, और जो कि स्पर्म को पकड़ पकड़ के मार देता है। परिणाम होता है कि वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, स्पर्म बचता ही नहीं है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है। और भी कई सारे कारण है, हम लोग इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। तो ये इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज जो होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है, जो फोटो देख रहे हो। जैसे कि तुम लोग में नोवागार्ड, एक नोवागार्ड हो गया, नोवा-टी, ऑर्थोगाइन-टी, मल्टीलोड CU-250, मल्टीलोड CU-250 शॉर्ट। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इसका नाम है वो है, बताएगा इसका किस नाम से इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है, बता दो। मैं नाम बताया यहाँ पे, नोवागार्ड, नोवा-टी, ऑर्थोगाइन-टी, मल्टीलोड CU-250, मल्टीलोड CU-250 शॉर्ट। तो तुम लोग बताओ इसका ओरिजिनल नाम क्या है, इंडिया में किस नाम से पॉपुलर है। फर्स्ट है कोई बताने वाला, किसी को याद है कि भूल गए सबका सब। सौरभ, प्रोनीता, विराज, याद है क्या इसका नाम, पता तो जरूर होगा। डॉक्टर बनने वाले हो भाई, ऊपर से बायोलॉजी का स्टूडेंट हो। अगर डॉक्टर नहीं भी बनना है किसी को, हो सकता है कि किसी का ऐसा सोचेगा डॉक्टर नहीं बनेंगे, सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे, PG करेंगे, IAS बनेंगे, और क्या। ऐसा भी किसी का सोच होगा, किसी को नहीं पता। तेरी इतना सा क्या, ओके। इसका नाम इंडिया में कॉपर टी के नाम से ये ज्यादा पॉपुलर है, इसे ही कॉपर टी कहा जाता है। ठीक है, गुड इवनिंग अजमेरी खातून। ओ अजमेरी खातून नफीसा है। तुम ऐसा नाम क्यों रख लियो जिसमें कि तुमको हमेशा अपना नाम बताना पड़ता है, नफीसा। ओके, तो ये कॉपर टी के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब इसका अलग अलग टाइप कौन कौन सा है अपने को वो देखना है। क्या है पहला, नॉन मेडिकेटेड और बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस। ये क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड होता है या बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस होता है। मतलब यहाँ पर बायोलॉजिकल कोई एक्शंस नहीं होता, इनर्ट एक तरह से कह सकते हैं। इसमें कोई भी मेडिकेशन नहीं होता, कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं मिला हुआ रहता है। ये हो गया नंबर 1। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। दूसरा जो होता है कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होता है जो कि समय पे कॉपर को रिलीज करता है और यही कॉपर स्पर्म वगैरह को किल कर देता है। और तीसरा नंबर का जो टाइप आता है ये इस सबका, उसका नाम है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस, जो कि इंट्रा यूटेराइन में डालने के बाद ये हार्मोन रिलीज करते रहता है और ये सारे स्पर्म को किल करता है, प्लस प्रेगनेंसी को भी इनहिबिट करता है। तो किस प्रकार से ये सारा काम करता है हम लोग एक एक करके इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग लिपिस लूप। ये नॉन मेडिकेटेड और बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस में से एक है लिपिज लूप। क्या होता है ये, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक दैट इज पॉलीथिलीन impregnated with barium sulfate and is still used in many parts of the world। ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है और इंडिया में उतना ज्यादा इसका यूज नहीं होता है लिपिज लूप का। मतलब ऐसे है मार्केट में मिल जाता है बट इतना ज्यादा ये इंडिया में पॉपुलर नहीं है और ये बहुत कम यूज होता है इंडिया में लिपिज लूप। ये क्या होता है, पॉलीइथिलीन का, एक तरह से पॉलीइथिलीन प्लास्टिक है, पॉलीमर से बनता है। तुम लोग केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल पढ़े होगे और अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे।
तो एक तरह से पॉलीमर है और ये लिपिड लूप पॉलीथीन, इसके ऊपर क्या होता है, बेरियम सल्फेट का कवरिंग लगा हुआ रहता है और जो कि नॉन मेडिकेटेड या बायोलॉजिकली इनर्ट होता है। ठीक है, ये लेट अस मूव। तो इसको थोड़ा सा एक चीज, और ये यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट का कवरिंग लगा रहता है, इसका पर्पस क्या है? ये इंट्रा यूटेराइन लगाया जाता है थ्रू वेजिना, इसमें फिट किया जाता है यूट्रस में, ठीक है। लेकिन ये पॉलीथिलीन का बना हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये अपने जगह से डिस्प्लेस हो सकता है, और जब ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा तो क्या होगा, ये सही ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये यूट्रस है, तो ये यूट्रस है, ये इधर से इसको जब फिट कर दिया गया, ये लीफिस लूप को इस जगह पे फिट हुआ, अगर ये बाय चांस ये डिस्प्लेस हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, यूटेराइन मसल्स को छेद करता हुआ अगर उधर चला जाए या और कुछ हो जाता है तो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो ये सही ढंग से सही जगह पे है कि नहीं, सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए एक्सरे लेके चेक करेंगे। तो ये जो होता है एक्सरे में आ जाए, एक्सरे में नजर आए जब एक्सरे लिया जाए, तो इसीलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट का इसके ऊपर कोटिंग किया जाता है। ठीक है बच्चे, लेट अस मूव नाउ कमिंग टू द कॉपर रिलीजिंग डिवाइस। ये डिवाइसेस क्या होता है, कॉपर रिलीज करता है टाइम टू टाइम। सो कॉपर आयन सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड आल्सो रिड्यूस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म। ये कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को खत्म कर देता है। स्पर्म मोटिलिटी को कट कर दिया, मतलब जो स्पर्म में मोटिलिटी होता है, तो स्पर्म जो अपना मोटिलिटी के कारण पहुंचता ओवम तक, फर्टिलाइज करता, वो तो मोटिलिटी ही नहीं है, इनएक्टिव बना दिया उसको। मान लो अगर ये मोटिलिटी फिर भी पहुंच गया किसी तरीके से बाय द सिलियरी मोशन ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, तो वहां पर जब पहुंच जाएगा तो फिर भी वहां पर भी इसको फर्टिलाइजिंग एबिलिटी इसका खत्म कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ये कौन करता है, कॉपर आयन ये काम करता है, कॉपर आयन ये काम कर देता है। तो परिणाम क्या होता है पता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसीज नहीं होगा, और इस प्रकार से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है बाय द यूजिंग ऑफ द कॉपर टी। तो एक तो इसका नाम हो गया CuT, कॉपर टी के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, एक हो गया एग्जांपल। दूसरा हो गया Cu7, कॉपर 7, और तीसरा है मल्टीलोड 375। हम लोग ये कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 तीनों को हम लोग एक एक करके अभी देखते हैं। ओके मूव। यहां पर कॉपर टी का साइज जो अभी कुछ देर पहले बोले थे कि हम दिखलाएंगे, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि इसका साइज क्या होता है कॉपर टी का। वो यहां पर देख लो, मेरा हाथ है, अरे मेरा हाथ नहीं है, डॉक्टर का हाथ है, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, हाँ तुम लोग का हाथ हो सकता है जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे तो। एक डॉक्टर के हाथ पे लेके दिखलाया गया है फोटो कि ये कितना बड़ा साइज का हुआ करता है कॉपर टी, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हैं। आगे हम तुमको फिंगर में भी लेके दिखलाने वाला होगा, हम खोजे थे मिला नहीं इसीलिए नहीं दिखला सकते। तो चलो ये क्लास भी वर्चुअल हो रहा है और मटेरियल भी वर्चुअल ही दिखला देते हैं तुम लोगों को, नो एनी प्रॉब्लम। ओके तो यहां पर अब क्या है, एक्सरे लेके, यहां पर देखो एक एक्सरे लेके देखा जा रहा है कि ये सही जगह पे है कि नहीं। मान लो अगर फीमेल कभी रिपोर्ट करती है पेन होने का केस, तो वैसे सिचुएशन में इसको चेक किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना ओरिजिनल जगह से डिस्प्लेस हो जाए और कहीं और चला जाए, या हो सकता है कैविटी में, बॉडी कैविटी में इंटर कर जाए छेद करता हुआ, तो उस कंडीशन में तो पेन होगा ना। तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, एक्सरे लेके देखा जाता है कि सही है कि नहीं। अगर कोई दूसरा जगह चला गया तो उसको थ्रू सर्जरी उसको निकाला जाता है, या उसका कुछ तरीका अप्लाई किया जाता है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर्स और इट विल बी आल्सो डिसाइडेड बाय यू आफ्टर सम टाइम। ओके सो कॉपर टी, तो इसमें क्या होता है, इट इज ए टी शेप डिवाइस, ये जस्ट टी लाइक डिवाइस होता है। द मेन फ्रेम ऑफ कॉपर टी इज मेड अप ऑफ पॉलीइथिलीन कोटेड विथ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट किस लिए, टू मेक इट रेडियो ओपेक सो डेट इट परसेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे। ये रेडियो ओपेक होता है, उसमें भी देखे थे ना लुपिस लिप में, कि उसमें भी बेरियम सल्फेट का कोटिंग किया गया था। अरे इसमें में लुपिज लूप में, इसमें भी तो वही था ना बेरियम सल्फेट का कोटिंग, और इसमें भी वही बेरियम सल्फेट का कोटिंग कर दिया जाता है ताकि जब एक्सरे लिया जाए तो वो पता चले कि किस जगह पे है, अदरवाइज वो पता नहीं चलेगा। तो क्या हो गया, पॉलीथिलीन कोटेड विथ बेरियम सल्फेट एंड इट मेक रेडियो ओपेक सो दैट पर्सन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द एक्सरे। यहां पर ये जो टी शेप देख रहे हो ना,
ये टी शेप, ये पूरा में कॉपर नहीं लगा हुआ, ये इस तरीके से जैसे पॉलीथिलीन का बना है उसके ऊपर इस ढंग से कॉपर लगा हुआ है इस तरह पे। जस्ट ए मिनट, मुझे चेंज करना पड़ेगा कलर को, नहीं इसमें भी तो और नहीं दिखेगा। जैसे ये टी है, इसके ऊपर इस तरीके से कवर लगा हुआ है कॉपर टी। ऐसे पहले के समय में क्या होता था, डायरेक्ट कॉपर वायर हुआ करता था, लेकिन अब इसको चेंज किया गया और उसके ऊपर कॉपर को लपेटा हुआ रहता है। जैसे कोयल देखे हो ना फैन वगैरह का, उसमें बहुत बारीकी से लपेटा हुआ रहता है ना कॉइल, वैसे ही इसमें भी कॉपर टी में भी वो लपेटा हुआ रहता है सभी जगह पे, जो कि क्लियर करता है इसको, और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और किल कर सकता है। नो यू कैन सी, इस तरीके से इसको फिट, इस तरीके से जो हाथ में बोले उंगली में लेके दिखलाया जाएगा, तो ये देख लो कि इस तरीके से ये नजर आता है कि कॉपर टी कैसा होता है। और ये गन होता है, एक तरह से कह सकते हैं ये कॉपर टी गन है। इसमें फिट करके कॉपर टी पुश कर दिया जाता है थ्रू वेजिना, और उसके बाद फिट कर दिया जाता है, फिर इस गन को वापस ले लिया जाता है। क्या होता है, एक कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड वर्टिकल स्टेम एंड नायलॉन थ्रेड्स हैंग्स फ्रॉम इट। मतलब ये जो कॉपर टी बना है इसके ऊपर ये जो हैंग है, साथ में इसमें नायलॉन थ्रेड लगा हुआ रहता है, ये बाहर की तरफ वेजिना में रहता है। तो इससे क्या होता है, इसको समय पे इसको टच करके देखा जा सकता है, मतलब फीमेल चेक करते रहने का है कि वो सही जगह पे फील हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो हो सकता है कि ये डिस्प्लेस हो गया हो। ठीक है, द मॉडर्न कॉपर टी कंटेनिंग डिवाइसेस कंटेन मोर कॉपर एंड ए पार्ट ऑफ कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ट्यूबल स्लिप्स रेदर देन वायर। मतलब यहाँ पर स्लिप्स के जैसा रहता है, ना कि वायर के जैसा। जैसे बता कि पहले के टाइम में जस्ट वायर के जैसा रहता था, अब ये स्लिप के जैसा रहता है, ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा कॉपर कंटेनिंग हो। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है इससे, जब लपेटा हुआ रहता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पर देख रहे हो ये इस तरीके का बना हुआ है और इसमें कॉपर लपेटा हुआ है, तो सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया है। So this increase the efficacy and life span of copper T380A। इस तरीके का जो पाया जाता है कॉपर T380A में इस तरीके का बना हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलो अब है, ये तो एक डायग्राम देख लो कि ये जब फिट कर दिया जाता है तो कुछ इस तरीके से वो नजर आता है। ठीक देख रहे हो, ये 3D डायग्राम है और कॉपर टी को उस जगह पे फिट किया गया। चलो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से नजर आए, देखने में कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज जब तुम डॉक्टर बनोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा अगर तुम्हें नहीं पता रहेगा तो। और बच्चों इस तरीके से इस लेवल में इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि जब तुम लोग जाओगे एमबीबीएस कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए, एम्स में हो चाहे जिसमें भी हो, अगर बढ़िया मार्क्स लाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेटली एम्स में जा सकते हो। बहुत लोग जाता ही है, जो अच्छे से पढ़ता है वही जाता है, लेकिन जो अब्सेंट करके पढ़ता है वो नहीं जाता। क्योंकि अब्सेंट में तो मेडिकल कॉलेज में जाना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी मुश्किल होता है जाना, मतलब असम मेडिकल कॉलेज में। लेकिन जो अच्छे से पढ़ता है रेगुलर तरीके से वो एम्स में भी जाता है। ओके नाउ, वो तो हो गया हम लोग का कॉपर टी। अब दूसरा क्या पढ़े थे, ग्रेवी कार्ड कॉपर 7 के बारे में देखे थे। तो ये कॉपर 7 बस वैसा ही है जो देख रहे हो, बस ये 7 के जैसा दिख रहा है, ये कॉपर टी के जैसा ही काम करता है। इसका मैकेनिज्म, ये ग्रेवी कार्ड इसका मेकिंग कंपनी है, इसलिए ग्रेवी कार्ड कॉपर 7 है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ग्रेवी कार्ड। बस ऐसा मत समझना कि हमको ये पैसा दिया है प्रमोट करने के लिए। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं तुम लोग को जानकारी के लिए, नो प्रमोशन। तो यहां पर क्या है, ये जस्ट 7 लाइक बना हुआ रहता है, काम सेम करता है, सेम प्रोसेस है। इसमें भी नीचे में नायलॉन थ्रेड लगा हुआ रहता है, जो कि फील करने के लिए है कि नहीं, और जब निकालने का टाइम आता है तो वो इसी के थ्रू निकाला जाता है। लेकिन हाँ माइंड इट, ये सेल्फ नहीं होता है, इसमें एक भी चीज कॉपर टी से रिलेटेड चाहे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कभी भी ये सेल्फ यूज नहीं होता। सेल्फ यूज करने वाला जो था वो बता दिए कल के दिन में ही, नहीं कल में नहीं, परसों के दिन बता दिए, क्लास 2 में, लेक्चर 2 में हुआ था सेल्फ यूज करने वाला। जैसे प्रेगनेंसी पिल्स था, कॉन्डोम्स था, डायफ्राम था, डोसिंग था, ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी देख लिए। लेकिन सर्जरी और ये आईयू सीरीज ये सेल्फ यूज नहीं होता, ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा होता है, मतलब एक्सपर्ट नर्स हो या डॉक्टर्स हो। ये ग्रेवी कार्ड कॉपर 7, ये 7 के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम कॉपर 7 दे दिया गया। बाकी सब कुछ वर्किंग डिजाइन सब कुछ सेम टू सेम कॉपर टी के जैसा है। और उससे भी बड़ी चीज, इंडिया में ये पॉपुलर नहीं है, इंडिया में उतना ज्यादा ये यूज नहीं होता, ऑलमोस्ट नो। इंडिया के बाहर में ये ज्यादा चलता है, इंडिया के बाहर में है। अगला है मल्टी लोड 375। तो मल्टी लोड 375 क्या होता है, इट है 375 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ कॉपर वायर
वुंड अराउंड इट्स स्टेम, मतलब ये जो स्टेम है, ये जो दिख रहा है सभी को इमेज मल्टीलोड 375, ठीक से देखो तो यहां पर क्या है 375 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ कॉपर इसके ऊपर लगा हुआ रहता है, घेरा किया हुआ रहता है। और द फ्लेक्सिबल आर्म्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सपल्सन, ये जो है ना, ये जो इसका जो फ्लेक्सिबल आर्म है ये एक्सपल्सन को मैक्सिमाइज करने के लिए लगाया जाता है, ताकि आसानी से ये सेट किया जाए और जल्दी ये बाहर ना आ सके अपने आप, ठीक है। द मल्टीलोड 375 एंड टी कॉपर 380 ए आर सिमिलर इन देयर एफिकेसी एंड परफॉर्मेंस, और ये सबका सब मल्टीलोड 375 कॉपर टी 380 ए, ये सबका सब फंक्शन में भी और एप्लीकेबिलिटी में, वर्कलोड में भी एक तरह से कह सकते हैं, इफिशिएंसी में सेम होता है, इफिकेसी और परफॉर्मेंस। लेकिन हमेशा मैं बार बार बता रहा हूं कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं है, ठीक है। इसमें भी कई प्रकार का डिसएडवांटेजेज है, इसका कई सारा साइड इफेक्ट है, हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं वो साइड इफेक्ट भी इसका क्या क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। क्या होता है, दीज मेक द यूट्रस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। क्या है, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाता है स्पर्म के लिए। कैसे, यहां पर प्रोजेस्टार्स और LNG-20 इसका एग्जाम्पल है, प्रोजेस्टार्स एंड LNG-20 लेवेनोजेस्ट्रल 20 इसका फुल फॉर्म होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो क्या होता है इसमें, प्रोजेस्टार्ट में ये इस तरीके से यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, ये कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, ये टाइम पे मतलब ये हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन क्या करता है, यहाँ का म्यूकस लेयर, यूट्रस का म्यूकस का थोड़ा गाढ़ा बना देता है, मतलब थोड़ा ज्यादा डीप बना देता है। तो इस म्यूकस के कारण क्या होता है, वहां पर इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल होता है, इम्प्लांटेशन वहां पे हो नहीं सकता। ऐसे भी रहता है, लेकिन ये समय समय पे सब कुछ बदलते रहता है, बस ये हार्मोन क्या करता है वहां पर ज्यादा करता है। सो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन डेट इज LARC, LNG-20 का एक टाइप है, रिलीजेस द प्रोजेस्ट्रोजेन लेवेनोजेस्ट्रल that is initial release rate is 20 माइक्रोग्राम पर डे, इफिकेसी सिमिलर टू स्टेरिलाइजेशन। ये इतना इफिकेसी है कि जो स्टेरिलाइजेशन जब किया जाता है तो जितना इफिकेसी होता है उतना ही इसका भी इफिकेसी है, बोले तो बहुत हैवी इसका सक्सेस रेट है। अगला है इसका साइड इफेक्ट। इतना सारा जो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को जो यूज करते हैं इसका कई सारा साइड इफेक्ट्स होता है, तो हम लोग एक एक करके साइड इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। यहाँ पर क्या होता है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मतलब डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लेने का है, क्योंकि जैसे कि तुम लोगों को बताया कि जो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसमें वो क्या करता है कि कई सारा, जैसे कि दो प्रकार का था ना, एक स्टेरॉयडल एक नॉन स्टेरॉयडल। तो स्टेरॉयडल खास करके क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जिसमें है उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब उसमें साइड इफेक्ट होता है, ब्लड क्लॉट वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है। जो ओबेज लेडी है उस कंडीशन में भी वो काम सही से नहीं करता, वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में खास करके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में अगर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर हमें बता देता है कि कौन सा चीज, क्योंकि वो पूरा प्रोफाइल देखेगा तो पूरा प्रोफाइल से पता चलेगा कि कौन सा यूज करना चाहिए कौन सा नहीं चलना चाहिए। इसीलिए बिना डॉक्टर के सजेशन का कोई भी मेथड को यूज नहीं करने का है, किसी भी मेथड को नहीं, चाहे वो स्टेरॉयडल हो या नॉन स्टेरॉयडल हो, बोले तो माला डी हो या सहेली हो, कोई भी हो, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से यूज बिल्कुल नहीं करने का है, जो कि सेल्फ यूज कर सकते हैं। लेकिन और दूसरा, कॉन्डोम में भी प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोग को लेटेक्स से कुछ लोगों को लेटेक्स से प्रॉब्लम होता है, लेटेक्स से एलर्जी हुआ करता है, तो इसीलिए उसमें दूसरा मेथड दूसरा डिजाइन का बना हुआ रहता है, जो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे। इसीलिए कंसल्टेशन, ऐसे कॉन्डोम में कंसल्ट नहीं करते हैं डॉक्टर को तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी जिसको एलर्जी है उसको तो पता रहता है कि लेटेक्स से एलर्जी है या किसी चीज से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में कंसल्ट करना पड़ेगा। अगला है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो मेथड है ये रेगुलर यूज नहीं कर सकते रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमेशा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी कई सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मिस्टेक्स का डर हमेशा रहता है
क्योंकि तुम्हें बताएं अभी तक कि कोई भी मेथड, चाहे जितना भी मेथड हो कॉन्ट्रासेप्शन का, 100% आइडियल नहीं है। वहाँ लीकेज होता है, अगर कॉन्डोम यूज करते हैं वहाँ पर भी लीकेज होता है, बर्स्ट कर सकता है। कॉपर टी को यूज करते हैं या इस डिजाइन का कोई चीज यूज करते हैं तो एक तो फैगोसाइटोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा नंबर वो डिस्प्लेस हो सकता है जगह से, और हो सकता है वो फेल हो जाए, फ्लॉप कर जाए। होता है बहुत सारा केस में ऐसा भी होता है, कॉपर टी भी फेल कर जाता है। बहुत सारा केस में सर्जरी, अगर स्टेलाइजेशन सर्जरी ऐसे वो बेस्ट है और 100% सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी अगर सर्जरी में भी कई बार क्या होता है कि फीमेल मतलब वैसेक्टोमी किए हैं, ट्यूबेक्टोमी के बजाय वैसेक्टोमी, मेल स्टेलाइजेशन अगर किए हैं, तो वहां पर क्या होता है कि तुम लोग को बताए थे कि 2 महीने तक या 20 दिन तक, क्योंकि इपिडायडाइमिस से नहीं जाएगा, टेस्टिस से स्पर्म वहां नहीं जाएगा इस सीमेन में, लेकिन जो भाषा डिफरेंस वगैरह है वहां पर प्रेजेंट रहता है, तो वहां से वो जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करता है मिनिमम 2 मंथ और मिनिमम 20 इजेकुलेशन के बाद ही उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तो उसके बावजूद भी हो सकता है कभी हो। एक मेथड हम लोग जो देखे थे लैक्टेशन मेथड, तो लैक्टेशन मेथड तो इंडिया में हमेशा फेल करता है, जिसमें कि हम पढ़े थे हम लोग लैक्टेशन मेथड में कि जिसमें लैक्टेटिंग मदर होती है, बच्चे को दूध पिला, एक्टिव लैक्टेटिंग मदर, तो उस समय में पीरियड सीज हो जाता है, पीरियड नहीं होता और जिसके कारण की प्रेगनेंसी नहीं होता, लेकिन उसका फेलियर रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए देखते हो कि 2 बच्चे के बीच में कई बार होता है कि 1 साल से ज़्यादा गैपिंग नहीं होता। तो कारण क्या है, ये सिस्टम फेल हो गया, लैक्टेशन, एक्टिव लैक्टेशन। तो ऐसे ही हर चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। जो यहाँ पर डालने वाला जो बताए थे, जो कैप्सूल डाल दिया जाता था हार्मोनल कैप्सूल, उसमें क्या होता है कि फैगोसाइटिक सेल आ जाता है, वहां पर कई सारा वहां पर फाइबर वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो डालना तो आसान है, बाहर से इंजेक्शन के द्वारा डाला जा सकता है, बट निकालने के टाइम में बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, तो जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं तो उसको निकालना भी पड़ेगा वहां से। तो निकालने के टाइम में हो सकता है कई बार सर्जरी करना पड़ जाता है, बिना सर्जरी के ऐसे निकलता भी नहीं है 3 साल के बाद, लेकिन फिर भी कई बार वो साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। नाउ कमिंग टू द देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स आर, मतलब ये सब जो हम लोग यूज करते हैं तो इसका क्या पॉसिबल इल इफेक्ट हो सकता है। नंबर 1, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। बहुत लोगों में एब्डोमिनल पेन होता है बहुत सारा। कुछ में क्या होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है। ब्रेक थ्रू मतलब रह रह के ब्लीडिंग, ये जरूरी है। नॉर्मली ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में, एक मतलब फर्स्ट डे से लेके 3rd से लेके 5th तक होता है, किसी में 3rd में ही खत्म होता है, किसी में 5th में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वगैरह को यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है, इरेगुलर ब्रेक थ्रू जैसे हुआ, फिर कुछ दिन के बाद होगा, फिर कुछ दिन के बाद होगा, मतलब वो 28 दिन होने का, ये पीरियड कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करेगा, जब मन तब हो जाएगा। आगे क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है बहुत सारे में, मतलब साइड इफेक्ट ग्रुप में बहुत सारे में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर होता है, जैसे तैसे होता है, जब मन तब होने लग जाता है, मतलब अपना मन नहीं, यूट्रस का मन, हार्मोन का मन, ठीक है। इसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, फीमेल्स की कोई कंट्रोल नहीं होता। ये सब तो गड़बड़ी वहां से हो रहा है ना। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, फिर ब्रेस्ट कैंसर, ये जो एक्स्ट्रा मेथड वगैरह का यूज करते हैं, इसमें ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी क्रिएट होता है और बहुत सारे केसेस में पाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारा, जैसे ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। मान लो कि तुम यूट्रस में कॉपर टी वगैरह को यूज कर दिए हो, तो कई बार क्या होता है, फिर भी स्पर्म वहां से स्केप करके एम्पुला में चला गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसी जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकता है। ऐसे ही कोई भी मेथड अगर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाया गया है, जितना भी चीज है ये बायोलॉजिकल मेथड, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया। हम लोग उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ अपना दिमाग लगाते हैं, अपना यूज करते हैं, अपना प्रोसेस लगाते हैं। तो नेचर से लड़ना इतनी भी आसान थोड़ी है। नेचर कहीं ना कहीं से बदला ले ही लेता है, नेचर कहीं ना कहीं से मजा चखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना को देख रहे हो ना, हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे इतना सारा, कोरोना को भेज के बदला वसूल करवा रहा है ना। तो इसी प्रकार से हर जगह हर चीज का साइड इफेक्ट है। अगर हम लोग नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे, ये सारा मेथड नेचर के अगेंस्ट में ही है, पता है तुम लोगों को, तो ओवरऑल इसका असर होता है, साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी यूज तो करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। जो बेतहाशा दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है, उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ऊपर से हम लोग फ्यूचर डॉक्टर होने वाले हैं, तो अगर हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग को इसका जानकारी नहीं होगा, तो कौन होगा? हम लोग मतलब तुम लोग, ओके, मैं नहीं, मैं तो टीचर ही रहूंगा, तुम्हें भी पढ़ा रहा हूं, तुम लोग का जब बच्चा लोग होगा उन लोग को भी डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। नफीसा, आर यू देयर? अजमेरी खातून, आर यू देयर?
इफ यू हैव एनी क्वेरीज, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन तुम लोग में सिलेबस में भी है और ये जल्दी खत्म होने वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम है? विराज, प्रोनीता, सौरभ, जो भी किसी को भी और भी इसके अलावा भी कोई स्टूडेंट है, अगर कुछ क्वेश्चंस होता है, मान लो कि बहुत सारे, ओके नफीसा, और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बाद में इस क्लास को देखते हो, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारा नंबर भी नोट डाउन कर सकते हो, 7002219244, ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे कॉल भी कर सकते हो, इस पे मैसेज छोड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के नीचे, जब अपलोड हो जाएगा उसमें तुम लोग लिख के पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैं बाद में डेफिनेटली जवाब दूंगा अगर बाद में देख रहे हो तो, ठीक है। और अगर लाइव में है तो अभी क्वेश्चन कर सकते हो। और आगे से ओके नफीसा, वेलकम। आगे से कोशिश करो कि लाइव क्लास में अटेंड करने का। हमारा क्लास प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से सेकेंड ईयर का क्लास होता है, 12th का क्लास होता है, और 9 बजे से फर्स्ट ईयर का क्लास 11 का क्लास होता है। इसमें फुल्ली एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बट फुल्ली डिवोटेड टू नीट एंड 12th एग्जामिनेशन। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।